आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे देश के वर्तमान और भविष्य को तय करता है। भारत की जनसंख्या नीति, अनुभव, चुनौतियां। देखा जाए तो परीक्षाओं के नजरिए से भी ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं रटने हैं, बल्कि ये समझना है कि नीतियां कैसे बनी, उनके पीछे क्या कारण थे और उनका हमारे समाज पर क्या दीर्घकालिक असर पड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प जनसंख्या की सफर की शुरुआत करते हैं। 140 करोड़। जरा इस आंकड़े की विशालता का अंदाजा लगाइए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग छठा हिस्सा है। इतने बड़े जनसमूह के लिए हर सुबह पानी, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करना सच में किसी भी प्रशासनिक ढांचे के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और हमारी आज की पूरी चर्चा के केंद्र में यही विशाल जनसंख्या है। तो इस विषय को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हम इस एजेंडे को फॉलो करेंगे। शुरुआत करेंगे जनसंख्या वृद्धि और उसके कारणों से। फिर समझेंगे कि हमारी नीतियों का विकास कैसे हुआ, सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं, हमने क्या हासिल किया और क्या चुनौतियां बाकी हैं। अंत में एक बहुत ही अहम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और बात करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश की। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, जनसंख्या वृद्धि और उसके मूल कारण। आखिर हमारी आबादी ने इतनी तेजी से रफ्तार कैसे पकड़ी? इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये बदलाव सचमुच हैरान करने वाला है। जब देश आजाद हुआ था तब आबादी लगभग 36 करोड़ थी और आज ये आंकड़ा 140 करोड़ को पार कर चुका है। मानव इतिहास में कुछ ही दशकों के भीतर हुआ इतना बड़ा जनसांख्यिकीय विस्तार अपने आप में एक अनोखी घटना है। इसने रातों रात हमारे देश के संसाधनों और अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? परीक्षा के लिहाज से यहाँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत को समझना जरूरी है। दरअसल आज़ादी के बाद हमने वैक्सीन और बेहतर साफ सफाई के जरिए मृत्यु दर पर तो बहुत तेजी से काबू पा लिया, लेकिन हमारी सामाजिक सच्चाई जैसे गरीबी, अशिक्षा, बाल विवाह और बेटों की चाहत, इसके कारण जन्म दर काफी समय तक बहुत ऊंची बनी रही। मृत्यु दर का तेजी से गिरना और जन्म दर का स्थिर रहना, बस यही वो असंतुलन था जिसने जनसंख्या विस्फोट का रूप ले लिया। खैर, अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर और देखते हैं कि समय के साथ सरकार की नीतियां कैसे विकसित हुईं। ये टाइमलाइन बहुत कुछ बयां करती है। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, लेकिन 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। 1960 के दशक तक हमारा फोकस मुख्य रूप से कॉपर्टी और नसबंदी जैसी मेडिकल अप्रोच पर रहा, लेकिन 1970s के दशक में, खासकर आपातकाल के दौरान, नीतियां बहुत सख्त हो गई। जबरदस्ती लक्ष्य पूरे कराए गए, जिसका भारी जनविरोध भी हुआ। फिर इन पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए साल 2000 में एक बहुत ही संतुलित और व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई गई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। आपातकाल के बाद परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग शब्द को हटाकर परिवार कल्याण यानी फैमिली वेलफेयर कर दिया गया। ये कोई मामूली शाब्दिक हेरफेर नहीं था, ये नीति निर्माण के स्तर पर एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट था। इसका सीधा सा मतलब था कि अब कोई जबरदस्ती या प्रशासनिक दबाव नहीं होगा, बल्कि फोकस लोगों की अपनी इच्छा, महिलाओं के सशक्तिकरण और मातृ स्वास्थ्य पर होगा। आइए अब तीसरे खंड में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कागजों पर बनी ये नीतियां जमीनी स्तर पर किन योजनाओं के रूप में सामने आई। आज का जो अप्रोच है वो एक तरह से मल्टी डायरेक्शनल है। जैसे मिशन परिवार विकास को उन विशेष जिलों के लिए डिजाइन किया गया जहां प्रजनन दर बहुत ज्यादा है, वहीं गांव में स्वास्थ्य जागरूकता की पूरी जिम्मेदारी हमारी आशा कार्यकर्ताओं के मजबूत कंधों पर है। जननी सुरक्षा योजना ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में कमाल का काम किया है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं सीधे तौर पर उस सामाजिक मानसिकता पर वार करती हैं जो बालिकाओं को बोझ मानती हैं। ये सभी योजनाएं मिलकर एक ही बड़े लक्ष्य को साधती हैं। और ये सभी योजनाएं हवा में नहीं चल रहीं, ये सब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के स्पष्ट लक्ष्यों पर आधारित हैं। इसमें 3 साफ कदम तय किए गए। पहला, तात्कालिक लक्ष्य, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा ठीक करना। दूसरा, मध्यम अवधि का लक्ष्य, कुल प्रजनन दर को 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल तक लाना। और तीसरा, सबसे बड़ा दीर्घकालिक लक्ष्य, साल 2045 तक देश की जनसंख्या को पूरी तरह से स्थिर कर देना।
अब समय आ गया है चौथे खंड का, जहां हम बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपनी सफलताओं और विफलताओं का आकलन करेंगे। अगर हम इस टेबल को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। उपलब्धियां वाकई शानदार रही हैं। जो प्रजनन दर कभी 6 के करीब थी, वो अब घटकर लगभग 2 रह गई है। आज़ादी के वक्त औसत उम्र सिर्फ 32 साल हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 70 साल को पार कर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। गरीबी, बेरोजगारी और सबसे बड़ी बात क्षेत्रीय असमानता आज भी हमारे विकास के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं। और इस बेतहाशा आबादी का असर सिर्फ फाइलों के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। ये एक रिपल इफेक्ट या चेन रिएक्शन पैदा करता है। जरा हमारे शहरों की तरफ देखिए। ट्रैफिक जैम, पानी की किल्लत, फैलती झुग्गी बस्तियां, ये सब क्या है? ये संसाधनों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव का नतीजा है। जंगल कट रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है, और हमारे स्कूल, अस्पताल इस भारी भीड़ के आगे हाँफने लगे हैं। इस पूरी स्थिति को और भी सटीक तरीके से समझने के लिए 5वें खंड में हम एक बहुत ही शानदार तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगर हम भारत के भीतर ही देखें तो 2 अलग-अलग दुनिया नजर आती हैं। एक तरफ केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च महिला साक्षरता के दम पर जन्म दर को शानदार तरीके से कंट्रोल किया गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में साक्षरता की कमी और गरीबी के चलते आज भी प्रजनन दर काफी ऊंची है। परीक्षा के नजरिए से ये बहुत बड़ा टेकअवे है कि महिलाओं को शिक्षित करना ही जनसंख्या नियंत्रण का सबसे अचूक और शक्तिशाली हथियार है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करते हैं। भारत और चीन का उदाहरण नीति शास्त्र का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। भारत ने हमेशा एक लोकतांत्रिक और स्वैच्छिक रास्ता चुना। हाँ, इसमें समय ज्यादा लगा, सफलता थोड़ी धीमी रही, लेकिन इसमें मानवाधिकारों का सम्मान बरकरार रहा। इसके ठीक उलट चीन ने डंडे के जोर पर अपनी सख्त 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की। नतीजे तो उन्हें जल्दी मिल गए, लेकिन आज हालत क्या है? आज चीन तेजी से बूढ़ी होती आबादी और एक गहरे जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, जनसांख्यिकीय लाभांश और आगे का रास्ता। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये वो सुनहरा समय है जब किसी देश में बच्चों और बुजुर्गों के मुकाबले काम करने वाले युवाओं यानी 15 से 59 वर्ष की आयु की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये युवा शक्ति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह उड़ा सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी है। ये जादू तभी काम करेगा जब इन युवाओं के पास अच्छी शिक्षा और रोजगार होगा। आज हम सच में एक 2धारी तलवार पर खड़े हैं। अगर हम सही रास्ते पर चलें तो ये शिक्षित युवा आबादी आईटी और सर्विस सेक्टर में भारत का दबदबा बनाएगी और एक जबरदस्त आर्थिक उछाल आएगा। लेकिन अगर हमने रोजगार पैदा नहीं किए तो यही स्थिति एक बहुत बड़े बुरे सपने में बदल सकती है। बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी चरम पर होगी और परिणाम स्वरूप अपराध का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जाएगा। तो सकारात्मक रास्ते पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा? समाधान बिल्कुल स्पष्ट है। महिला शिक्षा को युद्ध स्तर पर फैलाना होगा, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना होगा और सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। जब तक विकास सतत नहीं होगा और जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की पूरी भागीदारी नहीं होगी, तब तक इस विशाल आबादी को एक प्रोडक्टिव फोर्स में बदलना नामुमकिन सा है। तो इस पूरी गहराई भरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये 140 करोड़ की विशाल युवा आबादी हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश बनकर हमें एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाएगी, या फिर ये एक भयानक बेरोजगारी संकट को जन्म देगी? आने वाले कुछ ही सालों में हमारी नीतियों और समाज इस चुनौती का कैसे सामना करते हैं, बस उसी पर इस देश का पूरा भविष्य टिका है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। एक और नए और महत्वपूर्ण विषय के विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी।